वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कल तो हम लोगों ने देखा था कॉटन टेक्सटाइल की। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे। वो मेरा टॉपिक क्या होगा? जूट इंडस्ट्रीज। तो लेट्स गो तो जूट इंडस्ट्रीज। तो पहला पॉइंट आता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रूरल जूट, रॉ जूट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आफ्टर बांग्लादेश। आपने क्या देखा कि इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग करता है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में वो बांग्लादेश से पीछे है। तो यहाँ पर एक आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी कि जब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, हम प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो फिर एक्सपोर्ट के मामले में हम बांग्लादेश से पीछे क्यों है? सही है, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो इसका कारण क्या है? After partition in 1947, the jute mill remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh, while East Pakistan. अब देखिए यहाँ पर क्या है। तो पहले इसको आप समझ लीजिए कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया जो है वो रॉ जूट यानी जूट जो कल्टीवेशन करते हैं उसमें वह सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में वह बांग्लादेश के पीछे। तो इसका कारण है, तो सपोज फॉर एग्जांपल हम अपने देश में कल्टीवेशन जो वर्क करते हैं, मान लिया जाए हम 100 बैलिंग यानी 100 गट्ठर हम बनाते हैं, और जबकि बांग्लादेश मात्र 50 गट्ठर बनाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो 100 बैलिंग जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से 60 बैलिंग हम तो यूटिलाइज में ला रहे हैं, और हमारे पास जो सरप्लस बच रहा है ओनली 40 बैलिंग, जिस 40 बैलिंग को हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। लेकिन वही बांग्लादेश प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन उसके पास वहाँ कोई मिल नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जिसके द्वारा वो प्रोडक्ट तैयार कर पाता। तो वैसे कंडीशन में वो 100% मान लिया जाए वो 50 बैलिंग कर रहा है, तो 50 बैलिंग एक्सपोर्ट कर देता है। तो इस मायने में आप देख रहे हो वो हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और हम उससे कम कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस रीजन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ जूट एंड सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर बांग्लादेश। अब इसका कारण हमने बताया था, इसका कारण भी कुछ और है। तो वो कारण क्या है? आफ्टर पार्टीशन इन 1947 में आपने देखा हमारा इंडिया जो था, हमारा जो भारत था, वो 2 भागों में बट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। जिस समय ये बंटवारा हुआ था उस समय जो हमारे यहाँ जो भी जूट मिल थी वह इंडिया में ही रह गई, बल्कि कुछ प्रोड्यूसिंग जो एरिया था वो बांग्लादेश चला गया। तो बांग्लादेश के पास वैसे भूभाग थे जहाँ पर वह प्रोड्यूस कर सकता था, पैदा कर सकता था, कल्टिवेट कर सकता था, लेकिन हमारे पास क्या बच गया? वो टोटल फैक्ट्रीज बच गई जहाँ पर हम प्रोसेसिंग कर हम आउटपुट के रूप में प्राप्त करते थे, जो हमारा फाइनल गुड्स होता था। तो यही कारण है कि बंगाल में अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जबकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि मोस्ट ऑफ द जूट मिल आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली नियर हुगली रिवर। अब यहाँ पर एक और बातें आ रही हैं कि जितने भी जूट मिल्स हमारे यहाँ हैं, वह अधिकतर जूट मिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, यानी हुगली नदी के किनारे मैक्सिमम आपको जूट मिल देखने को मिलेंगे। आखिर क्यों है, क्या कारण है? तो कारण तो हो सकता है, जब तक उनको वैसी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, जब तक कोई फैक्टर नहीं होगा, तब तक तो वो इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप नहीं हो सकती। तो हम उस फैक्टर को देखें, उस काउंस को देखें, उस कारण को देखें कैसी कौन सी बात थी। तो पहला फैक्टर आता है आपका प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। तो हुगली नदी के किनारे यानी कोस्टल, क्योंकि हुगली नदी क्या कोस्टल एरिया है, उस नदी के किनारे आप देखोगे कि जो भी भूभाग है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम जूट का कल्टीवेशन करते हैं, जूट की खेती करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाता है। नंबर 2, इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। चूँकि हुगली नदी, चूँकि जो हमारा कल्टीवेशन वर्क हो रहा है वो गंगा नदी और हुगली नदी
के किनारे ही तो हो रहा है। तो चूंकि वहाँ पर नदियाँ हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज होगी वह आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा। यानी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम कल्टिवेट कर रहे हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है, अगर हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो जहाज के द्वारा, शिप के द्वारा हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण ज़्यादातर जोड़ में आपका हुगली नदी के किनारे एस्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे। तो ये भी एक आपका अल्टरनेट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पे जान लो, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वी हैव 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट: रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। अगर रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज अगर हम इन सबको लेकर चलते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, एयरवेज हमारे लिए महंगा है, रोड भी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, जबकि वाटर जो हमारा हो गया है, जो हमारा ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो चीप है, वो सस्ता है। तो यहाँ पर हम आसानी से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, तो हमारे पास यहाँ पर एक गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज। तो आप देखोगे ब्रिटिश काल से ही हमारे यहाँ रेलवे की सुविधा, फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही थी। यानी अंग्रेजों ने यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम अपने रेलवे नेटवर्क को इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो जब रेलवे नेटवर्क हमारे यहाँ प्रॉम्प्ट हो गया तो हम अब जो भी क्रॉप्स का कल्टिवेशन कर रहे हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे व्हीट हो, चाहे एनीथिंग, तो अभी हम जूट की बात कर रहे हैं, तो जो जूट का कल्टिवेशन हम कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को रेलवे के द्वारा भी आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो ये भी हमारा एक फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट आता है अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। निश्चित तौर पे चूंकि यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ आपका हुगली नदी है, तो जहाँ दोनों नदियाँ आपके पास हैं तो वहाँ पानी की कमी नहीं हो सकती है। और नंबर 2, जब भी हम कोई भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से अडॉप्ट करते हैं, एक्सप्लॉइट कर हम जब सेकेंडरी सेक्टर में लाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको वहाँ प्रोसेसिंग करना होता है। तो किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करने से पहले उसकी क्लीनिंग की जाती है, सफाई की जाती है, उसके लिए पानी चाहिए। फिर प्रोसेसिंग जब हम यूनिट में ले जाएंगे उस समय भी हमको वाटर की आवश्यकता होती है। तो पानी जो हमारे लिए नेसेसरी है वहाँ हुगली नदी और गंगा नदी के होने के कारण वहाँ पर पानी की कमी नहीं हो पाती। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण ज़्यादातर जोट में आपका हुगली नदी के किनारे एस्टेब्लिश है। नेक्स्ट आता है आपका चीफ लेवल ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड यूपी। तो सबसे पहले आप पहले भी ये पढ़ चुके हो, जान चुके हो कि किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर में लेबर भी एक फैक्टर है। जहाँ पर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को चीफ लेबर मिलेगा वह उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी एमएनसी का काम है कम इन्वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना। तो चूंकि वेस्ट बंगाल की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके जो एडजॉइनिंग जो एरियाज है, जो स्टेट पड़ते हैं, जैसे झारखंड है, बिहार है, उसी के सटे आपका यूपी हो गया, तो इन जगहों से उनको आसानी से चीप लेबर मिल जाती है, सस्ते लेबर मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से वो अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। और लास्ट है कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर। चूंकि कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, तो मेट्रो सिटी होने के कारण यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो एक इंडस्ट्रीज को मिलनी चाहिए। चूंकि अर्बन सेक्टर में है तो यहाँ पर इंश्योरेंस की फैसिलिटीज है, बैंकिंग की फैसिलिटीज है, ये सारी फैसिलिटी एक इंडस्ट्रीज को आसानी से मिल जाती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा फैक्टर है, चूंकि कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और साथ ही साथ वहाँ एक डेवलप मार्केट जो बना बनाया मार्केट मिल जाता है। तो अगर हम कल्टिवेशन कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल के द्वारा हम फाइनल गुड्स तैयार कर रहे हैं और उस फाइनल गुड्स को हम आसानी से उस मार्केट में ले जाकर सेल कर सकते हैं, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो ये सारे और दीज फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारा जूट इंडस्ट्रीज है वह हुगली नदी के किनारे ही एस्टैब्लिश है। आई होप इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जूट इंडस्ट्रीज के साथ कौन कौन से चैलेंज हैं, कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन से प्रॉब्लम और समस्याएं आती हैं, उसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की थी, वह पॉलिसी क्या है और उस पॉलिसी से हमारे जूट इंडस्ट्रीज को क्या फायदा होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।